नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, खुशी। हाँ, खुशी, हैप्पीनेस। जिसके पीछे शायद सब भाग रहे हैं। बिल्कुल। और आमतौर पर हम सोचते हैं कि खुशी ना वो बाहरी चीजों से आती है, हाँ, जैसे कोई प्रमोशन मिल गया, या कोई नई गाड़ी ले ली, या कोई परफेक्ट रिश्ता बन गया। हाँ, जैसे ये कोई मौसम है, अच्छा मौसम आया तो खुश हो गए, बुरा आया तो दुखी। आता जाता रहता है, और हम इंतजार करते रहते हैं उस अच्छे मौसम का। है ना? हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है कि क्या ये वाकई बस एक अवस्था है एक स्टेट, जिसमें हम बस पड़ जाते हैं, या फिर कुछ और है? हाँ, यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। क्या हो अगर खुशी एक हुनर हो, एक स्किल, जैसे कोई गाना सीखना या कोई लैंग्वेज सीखना। एग्जैक्टली एक काबिलियत जिसे हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, निखार सकते हैं। ये सोचना थोड़ा अलग है, क्योंकि अवस्थाएं, स्टेट्स, वो तो आती जाती रहती हैं। हाँ, वो पैसिव होती हैं ज्यादातर, हम पर बीतती हैं और टेम्पररी भी होती हैं, आज हैं कल नहीं। सही कहा। जबकि हुनर, स्किल, वो तो एक्टिव चीज है। हम उसे बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, वो हमारे अंदर डेवलप होता है। ओके, तो ये फर्क समझना जरूरी है, अवस्था और हुनर का। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम खुशी को सिर्फ एक अवस्था या स्टेट मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हम अच्छी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हो जाते हैं। कंडीशनल्स लगा देते हैं अपनी खुशी पर। हाँ, जैसे अगर मुझे वो जॉब मिल जाए, या अगर मेरा वजन इतना कम हो जाए, या अगर मुझे वो परफेक्ट पार्टनर मिल जाए, तब मैं खुश होऊंगा या होंगी। हाँ, मतलब हमने अपनी खुशी की चाबी किसी और को या किसी और चीज को दे दी। बिल्कुल। और प्रॉब्लम यह है कि बाहरी हालात वो तो बदलते रहते हैं, हमेशा, दे नेवर कांस्टेंट। और जैसे ही वो बदलते हैं, हमारी खुशी भी डगमगा जाती है, गायब हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइकोलॉजी में, हेडोनिक एडेप्टेशन। हेडोनिक अडेप्टेशन, ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारी आदत है नई परिस्थितियों के आदी हो जाने की। अच्छा। जैसे शादी वाले दिन की जो जबरदस्त खुशी होती है, या लॉटरी जीतने का जो एक्साइटमेंट होता है। हाँ, वो तो बहुत हाई होता है। पर क्या वो हमेशा वैसा ही रहता है? नहीं, कुछ टाइम बाद वो फीका पड़ जाता है। हाँ, वो नॉर्मल लगने लगता है। एग्जैक्टली। हम अपनी पुरानी इमोशनल बेसलाइन पर वापस आ जाते हैं। हमारा दिमाग उस नई अच्छी परिस्थिति का आदी हो जाता है, उसे नॉर्मल मान लेता है। तो मतलब हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, अगली खुशी की तलाश में। हाँ बिल्कुल, हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं इसे। भागते रहो पर पहुंचते कहीं नहीं, क्योंकि आपकी बेसलाइन वही रहती है। आपको लगता है अगला पड़ाव खुशी देगा, पर वो भी टेम्पररी होता है। तो ये है अवस्था वाली सोच का एक तरह से साइड इफेक्ट। हाँ, एक बड़ा साइड इफेक्ट। लेकिन अगर हम खुशी को एक हुनर की तरह देखें, एक स्किल की तरह, तो क्या बदलता है? तब तस्वीर पूरी बदल जाती है। तब खुशी उतनी ज्यादा बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, कैसे? क्योंकि तब वो हमारे अंदर की एक क्षमता बन जाती है, एक काबिलियत जिसे हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कॉन्शियस एफर्ट से, सचेत प्रयास से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से। मतलब ये अपने आप नहीं आती, इस पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और एक बार आपने वो हुनर सीख लिया, उसमें महारत हासिल कर ली, तो वो आपके साथ रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जैसे? कोई एग्जाम्पल? जैसे कोई म्यूजिशियन है, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो बजाना भूल तो नहीं जाता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई तैराक है, वो पानी से बाहर निकलकर तैरना नहीं भूलता, वो स्किल उसका हिस्सा बन चुका है। खुशी के हुनर के साथ भी ऐसा ही है। ये काफी पावरफुल आइडिया है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि रिसर्च भी यही कहती है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो दिखाती है कि जो लोग जानबूझकर, इंटेंशनली खुशी बढ़ाने वाले अभ्यास करते हैं। जैसे? कौन से अभ्यास? कई हैं, उन पर आएंगे। पर जो लोग ये करते हैं, उनकी वेल बीइंग में, उनकी भलाई में मेजरेबल बढ़ोतरी होती है। मतलब इसे नापा जा सकता है। अच्छा, ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है, इसके टैंजिबल इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि खुशी को ट्रेन किया जा सकता है। तो कौन सी है वो खास मानसिक आदतें या अभ्यास जो इस हुनर को बनाने में मदद करते हैं? कई हैं, पर कुछ मुख्य हैं। पहला है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आभार जताना। हाँ, पर ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। किस चीज के लिए ट्रेन करना? अच्छी चीजों को नोटिस करने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए। हमारा दिमाग अक्सर ना कमियों पर ज्यादा फोकस करता है, इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हाँ, ये तो होता है, जो नहीं है वो ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। तो कृतज्ञता अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ता है। आप जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं,
जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जैसे रोज कुछ चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं। हाँ बिल्कुल, सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि रोज बस 3 चीजें लिख लो, लेकिन लगातार करने से ये हमारे सोचने के न्यूरल पाथवे को बदल सकता है। हम पॉजिटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं। इंटरेस्टिंग। और दूसरा अभ्यास? दूसरा है माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, ये तो आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल है। ये हमें सिखाता है कि अपने विचारों और भावनाओं को देखें, बिना उनमें उलझें, बिना उन्हें जज किए। मतलब बस ऑब्जर्व करना। हाँ, और वर्तमान पल में टिकना सीखना। हमारा मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंता करता है। माइंडफुलनेस उसे अभी यहां लाना सिखाती है। और इससे फायदा क्या होता है? खुशी कैसे बढ़ती है? इससे हम अपने विचारों के जाल में फंसने से बचते हैं। वो जो दिमाग में फालतू की बातें चलती रहती है ना, रूमिनेशन जिसे कहते हैं, हाँ, ओवरथिंकिंग, वो कम होती है। चिंता, एंग्जाइटी कम होती है। और सबसे जरूरी, हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से रेगुलेट करना सीखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन। मतलब भावनाओं से बह नहीं जाते। हाँ, ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली क्षमताएं हैं, ट्रेनेबल कॉम्पिटेंसीज हैं। जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ये दिमागी कसरत है। ओके, तो कृतज्ञता, माइंडफुलनेस और तीसरा है दयालुता के कार्य, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दूसरों के प्रति करुणा दिखाना, कंपैशन। दूसरों के लिए कुछ करना। इससे हमारी खुशी कैसे बढ़ती है? जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो सिर्फ उस दूसरे इंसान को अच्छा नहीं लगता, हमारे अंदर भी पॉजिटिव भावनाएं जागती हैं, कनेक्शन महसूस होता है। जुड़ाव। और जुड़ाव, सोशल कनेक्शन खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हम नियमित रूप से दयालुता का अभ्यास करते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। जेनरोसिटी आसान हो जाती है और ये हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारे रिश्तों दोनों को बेहतर बनाती है। ये बात तो है, किसी की मदद करके अच्छा तो लगता ही है। बिल्कुल। और चौथा अभ्यास है संज्ञानात्मक पुनर्रचना, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये बेसिकली मुश्किल हालातों को देखने का नजरिया बदलने का हुनर है। अच्छा, मतलब पर्सपेक्टिव बदलना। हाँ, अपने आप जो नेगेटिव विचार आते हैं ना किसी सिचुएशन में, उनको पहचानना और फिर जानबूझकर उन्हें एक ज्यादा बैलेंस्ड या पॉजिटिव तरीके से देखना। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मान लीजिए आपको किसी काम में असफलता मिली। आपका पहला विचार हो सकता है, मैं किसी काम का नहीं, किसी नहीं हूं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का मतलब है इस विचार को पकड़ना और उसे चुनौती देना, उसे बदलना। जैसे, ओके, ये काम नहीं हुआ, पर इसे मुझे क्या सीखने को मिला, या ये एक मुश्किल चैलेंज था, अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा या करूंगी। ओके, मतलब सिचुएशन वही है पर उसको देखने का फ्रेम बदल दिया। एग्जैक्टली। ये मानसिक लचीलापन है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, और ये भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। तो ये सारे अभ्यास, कृतज्ञता, माइंडफुलनेस, दयालुता, रीफ्रेमिंग, ये सिर्फ मतलब अच्छा महसूस करने के टोटके नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में सबूत है कि खुशी को सक्रिय रूप से, एक्टिवली डेवलप किया जा सकता है। ये फिक्स्ड नहीं है। सही कहा। ये हमें अपनी इमोशनल दुनिया पर ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा एजेंसी देता है। तो अगर खुशी एक हुनर है, एक स्किल है, तो इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब हम कौन सी क्षमताएं बना रहे हैं जब हम ये अभ्यास करते हैं? व्हाट आर द कोर कंपोनेंट्स? हाँ, अच्छी बात पूछी। कई मुख्य क्षमताएं हैं जो मिलकर ये हुनर बनाती हैं। फाउंडेशन, बुनियाद है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना। हाँ, अपने इमोशनल पैटर्न को पहचानना। मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती हूँ, मेरी आदतें क्या हैं। खुद को समझे बिना हम बस रिएक्ट करते रहते हैं, अपने मूड्स के गुलाम बने रहते हैं। तो पहला कदम है खुद को समझना, जानना कि अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आता है भावनात्मक संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन, ये हमने माइंडफुलनेस में भी सुना था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, पर उनसे अभिभूत हुए बिना, ओवरवेल्म्ड हुए बिना। मुश्किल भावनाएं तो आएंगी, दुख, गुस्सा, डर। हाँ, वो तो लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल। ये हुनर हमें सिखाता है कि उन्हें कैसे संभालना है। उन्हें दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, और न ही उन पर पूरी तरह हावी हो जाना है। तो क्या करना है? उन्हें महसूस करना है, एक्नॉलेज करना है, और फिर उन्हें मैनेज करना सीखना है, संतुलन बनाए रखते हुए, पूरी तरह महसूस करने की क्षमता, बिना अपना बैलेंस खोए। मतलब भावनाओं से भागना नहीं, उनके साथ रहना सीखना। एग्जैक्टली। तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है लचीलापन, रेजिलियंस, बाउंस बैक करने की क्षमता।
हाँ, जीवन में मुश्किलें आएंगी, सेटबैक्स आएंगे, असफलताएं मिलेंगी, ये तो पक्का है। लचीलापन वो क्षमता है जो हमें गिरने के बाद वापस उठने में मदद करती है। पर ये ऐसा तो नहीं है कि हम कभी गिरेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरने से कोई नहीं बच सकता। रेजिलियंस का मतलब है वापस उठने की ताकत डेवलप करना, संभलने की और आगे बढ़ने की। और ये ताकत भी बनाई जा सकती है, ये इनेट नहीं होती। हाँ, ये भी बनाई जा सकती है। मुश्किलों का सामना करके, मैनेजेबल चैलेंजेस लेकर और मुश्किलों को देखने का एक यथार्थवादी पर आशावादी नजरिया अपनाकर। यहाँ एक सवाल है, कई बार ये जो सलाह होती है ना, लचीला बनो, पॉजिटिव सोचो, ये थोड़ी खाली सी लगती है, खासकर जब हालात बहुत मुश्किल हों। कहीं ये लचीलापन बनाने की बात वो जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं वैसी तो नहीं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने, और ये फर्क समझना क्रूशियल है। असली लचीलापन मुश्किलों को नकारना नहीं है या जबरदस्ती मुस्कुराते रहना नहीं है। हाँ। असली लचीलापन दर्द और कठिनाई को स्वीकार करने से शुरू होता है, एक्नॉलेजिंग द रियलिटी। ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है, मतलब ये मानना कि हाँ, ये मुश्किल है, दर्द हो रहा है, पर मैं इससे गुजर सकती हूँ और शायद इससे कुछ सीख भी सकती हूँ। ओके। ये भावनाओं को महसूस करने और फिर कंस्ट्रक्टिव कदम उठाने की क्षमता है, उन्हें इग्नोर करने की नहीं। समझिए, ये बारीक फर्क है पर बहुत जरूरी है। अच्छा, और कौन से हुनर हैं? चौथा है अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग, जीवन में अर्थ ढूंढना। हाँ, अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक पर्पस और महत्व खोजने का हुनर। ये कैसे आता है? मतलब क्या ये कोई बड़ी फिलॉसफिकल चीज है? हो सकती है, पर जरूरी नहीं। ये किसी बड़े लक्ष्य से जुड़कर भी आ सकता है, जैसे कोई सामाजिक काम करना, या फिर रोजमर्रा की छोटी चीजों को अपनी वैल्यू से जोड़कर भी आ सकता है। जैसे अगर आपकी वैल्यू है दूसरों की मदद करना, तो अपने काम में किसी सहकर्मी की मदद करके भी आपको अर्थ मिल सकता है। अगर परिवार महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए कुछ करने में मतलब मिल सकता है। सार्थक रिश्ते बनाना, किसी बड़े उद्देश्य में योगदान देना, अपने कामों को अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करना, ये सब अर्थ खोजने के तरीके हैं। और ये भी एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। हाँ, ये सोचने विचारने से, रिफ्लेक्शन से, अलग अलग चीजें ट्राई करने से, एक्सपेरिमेंट करने से और जानबूझकर चुनाव करने से विकसित होता है। वाह, मतलब जीवन में ढूंढना भी एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। ये तो काफी गहरा विचार है ना? पांचवा है दृष्टिकोण लेना, पर्सपेक्टिव टेकिंग। ये रीफ्रेमिंग जैसा है। उससे जुड़ा है पर थोड़ा अलग है। ये अपनी तत्कालिक भावनाओं और परिस्थितियों से थोड़ा पीछे हटने की क्षमता है। जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखना। अच्छा, कैसे? ये समझना कि अभी जो मुश्किल लग रहा है वो शायद अस्थायी है। ये पहचानना कि दूसरे लोग भी इसी तरह के संघर्षों से गुजरते हैं। हमारा दुख या हमारी समस्या अकेले हमारी नहीं है, वो एक बड़े मानवीय अनुभव का हिस्सा है। हाँ, इससे शायद अकेलापन कम महसूस होता है मुश्किल वक्त में। बिल्कुल, और चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखने में मदद मिलती है। हमारी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगने लगती। सही कहा। और छठा कॉम्पोनेंट? छठा है सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन, रिश्ते। हाँ, गहरे सार्थक रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना, ये भी एक हुनर है। इसमें सिर्फ लोगों के आसपास होना काफी नहीं है। तो क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए चाहिए एक्टिव लिसनिंग, दूसरों को ध्यान से सुनना, वल्नरेबिलिटी, अपनी भावनाएं ईमानदारी से व्यक्त करने की हिम्मत दिखाना, और जेन्युइन एंगेजमेंट, वास्तव में जुड़ना। ये आसान नहीं होता, हमेशा नहीं होता। इसीलिए ये एक स्किल है। जैसे कोई भी स्किल प्रैक्टिस से बेहतर होती है, वैसे ही गहरे रिश्ते बनाने की हमारी क्षमता भी जानबूझकर किए गए प्रयास से सुधरती है। और मजबूत सामाजिक बंधन हमारी वेलबींग के लिए, हमारी खुशी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये सब मिलकर आत्म जागरूकता, इमोशनल रेगुलेशन, लचीलापन, अर्थ निर्माण, पर्सपेक्टिव लेना और सोशल कनेक्शन, ये वो कोर स्किल्स हैं जिन्हें हम खुशी बढ़ाने के लिए डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हैं खुशी के हुनर के मुख्य घटक। अब ये ज्यादा साफ हो रहा है कि ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत एक्टिव, बहुत मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। एग्जैक्टली, ये वो सक्रिय क्षमताएं हैं जिन्हें हम बना सकते हैं। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर हम इस सोच से बाहर नहीं निकलते, अगर हम खुशी को सिर्फ एक अवस्था, एक स्टेट ही मानते रहें, तो इसके नुकसान क्या हैं? ये सोच हमें कैसे पीछे खींचती है? इसके कई नुकसान हैं। जैसा हमने पहले कहा, जब हम इसे सिर्फ एक अवस्था मानते हैं तो हम पैसिव हो जाते हैं। हाँ, इंतजार करते रहते हैं कि कब खुशी आएगी। और इससे कई हानिकारक पैटर्न बनते हैं। पहला तो वही है, निरंतर पीछा करना,
परपेचुअल चेजिंग। हाँ, वो कभी ना खत्म होने वाली दौड़। अगली बड़ी चीज, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, नया रिश्ता, उसके पीछे भागते रहना। ये सोचना कि बस ये मिल जाए फिर मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। हमेशा कभी आता नहीं। कभी नहीं। हर मंजिल पर पहुंचकर खुशी थोड़ी देर टिकती है, फिर चमक खो देती है और हम फिर से अगले टारगेट के पीछे भागने लगते हैं, हमेशा वर्तमान से असंतुष्ट। ये तो बहुत थकाने वाला होगा। बिल्कुल। दूसरा पैटर्न है पीड़ित मानसिकता। विक्टिम माइंडसेट। मतलब ये मानना कि मेरी खुशी मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, सब कुछ किस्मत, हालात या दूसरे लोगों पर निर्भर करता है। अगर मेरे हालात अलग होते, अगर वो इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करता। हाँ, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, काश मेरा बॉस अच्छा होता। ये सोच हमें शक्तिहीन महसूस कराती है, हेल्पलेस। और हम अपनी भलाई के लिए जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है, क्योंकि जब हम मानते ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम वो हुनर सीखने की कोशिश भी नहीं करते जो असल में मदद कर सकते हैं, जैसे लचीलापन या रीफ्रेमिंग। हम अपनी पावर दूसरों को या परिस्थितियों को दे देते हैं। ये वाकई खतरनाक है। बहुत। तीसरा पैटर्न है आस्थगित संतुष्टि, डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन। खुशी को टालते रहना। मतलब? मैं तब खुश होऊंगा जब रिटायर हो जाऊंगा, जब बच्चे सेटल हो जाएंगे, जब ये मुश्किल प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब लोन चुक जाएगा, तब मैं आराम से खुश रहूंगा। और वो तब कभी आता नहीं है, या जब आता भी है तो कोई नई जब वाली कंडीशन आ जाती है। हम वर्तमान में जीने और खुश रहने के मौके गवाते रहते हैं, एक ऐसे काल्पनिक भविष्य के लिए जो शायद हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे ही ना। और चौथा पैटर्न? चौथा है भावनात्मक निष्क्रियता, इमोशनल पैसिविटी। क्योंकि हम मानते हैं कि खुशी बाहर से आएगी, तो हम अपने अंदर वो संसाधन, वो स्किल्स डेवलप ही नहीं करते जो खुशी पैदा कर सकें। अच्छा। हम अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं, लोग, सफलता, तारीफ, सामान। और जब वो बाहरी सहारे हट जाते हैं या बदल जाते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से खाली, असहाय और लॉस्ट महसूस करते हैं, क्योंकि अंदर कुछ बनाया ही नहीं था। ये चारों पैटर्न, पीछा करना, विक्टिम बनना, टालते रहना और निष्क्रिय रहना, ये दिखाते हैं कि खुशी को सिर्फ एक बाहरी अवस्था मानना हमें कैसे फंसा सकता है। हाँ, ये एक जाल जैसा है। लेकिन जैसे ही हम अपना नजरिया बदलते हैं, जैसे ही हम खुशी को एक हुनर के रूप में देखते हैं, हाँ, ये रीफ्रेमिंग, ये बहुत पावरफुल है। तब क्या होता है? पूरी डायनामिक कैसे बदल जाती है। तब हम अपनी भलाई की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं। पैसिव पैसेंजर नहीं रहते, हम एक्टिव भागीदार बन जाते हैं अपनी खुशी के प्रोसेस में। वाह, ये सुनने में ही अच्छा लग रहा है। और इसके बहुत गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी? हाँ, हम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करते। हम अपनी क्षमताओं को, अपने हुनर को डेवलप करने के फोकस करते हैं। हम ये समझते हैं कि इसमें मेहनत लगेगी, रोज प्रैक्टिस करनी होगी और सुधार धीरे धीरे आएगा। और हम खुद को कोसना बंद कर देते हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। बिल्कुल। हम दोषारोपण से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हम पूछते हैं, इस हुनर को मजबूत करने के लिए मैं आज क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में। बहुत बड़ा। दूसरा, हम प्रोसेस के साथ धैर्य रखना सीखते हैं। पेशेंस, सब्र। हाँ, कोई भी स्किल रातों रात नहीं सीखी जाती। आप एक दिन पियानो क्लास जाकर अगले दिन कॉन्सर्टो नहीं बजा सकते। सही बात है। वैसे ही हम एक दिन मेडिटेशन करके हमेशा के लिए शांत होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमें पता होता है कि लगातार अभ्यास से ही धीरे धीरे असर दिखेगा। छोटे कदम, लगातार प्रयास। ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच लगती है। तीसरा क्या है? तीसरा, हम मुश्किलों और असफलताओं को देखने का नजरिया बदलते हैं। वो अब फेलियर का सबूत नहीं लगते। तो क्या लगते हैं? वो हुनर निखारने के अवसर बन जाते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन मुश्किल गाना बजाने की कोशिश करके ज्यादा सीखता है, आसान धुनें बजाने की तुलना में। हाँ। वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें रेजिलियंस, समझदारी, करुणा सिखाने का मौका बनती हैं। वो रुकावट नहीं बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती हैं। वाह, मतलब मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं अगर हम उन्हें इस नजरिए से देखें। बिल्कुल। और चौथा, हम बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर हो जाते हैं अपनी खुशी के लिए। हाँ। जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और वो तो आएंगे ही, तो हमारे पास संभालने के लिए अंदरूनी संसाधन होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेस, स्किल्स। हमारी खुशी बाहरी चीजों की कमजोर नींव पर नहीं टिकी होती। सही कहा। वो हमारे अपने विकसित किए गए हुनर पर, हमारी अपनी क्षमताओं पर टिकी होती है, जो ज्यादा मजबूत बुनियाद है। ये वाकई बहुत एम्पावरिंग महसूस होता है। लेकिन एक सवाल फिर भी आता है,
क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जेनेटिक्स या हमारे जीवन की जो वास्तविक मुश्किलें हैं वो मायने नहीं रखती? क्या सब कुछ सिर्फ हमारे एफर्ट पर है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रीफ्रेमिंग इस बात से इनकार नहीं करती कि जेनेटिक्स और परिस्थितियां भूमिका निभाती हैं। हाँ, क्योंकि रिसर्च तो कहती है कि जेनेटिक्स का भी रोल है। बिल्कुल, रिसर्च दिखाती है कि हमारी खुशी का एक बेस लेवल, जिसे सेट पॉइंट कहते हैं, वो लगभग 50% तक आनुवंशिक हो सकता है। हेरिटेबल? 50%, ये तो काफी है। हाँ, और जाहिर है गंभीर गरीबी, कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा हादसा, ट्रॉमा, ये सब हमारे वेलबींग को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। जो इंसान मुश्किल हालात में जी रहा है, उसे अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सच्चाइयों को नकारा नहीं जा सकता। सही है, ये वास्तविकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, हाँ, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी हमारी खुशी के लेवल में जो फर्क आता है, जो वेरिएशन होता है, उसका सिर्फ लगभग 10% ही हमारी बाहरी जीवन परिस्थितियों जैसे आमदनी, शादीशुदा होना, नौकरी वगैरह से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। सिर्फ 10%? हाँ, लगभग। जबकि करीब 40% हमारी जानबूझकर की गई गतिविधियों, इंटेंशनल एक्टिविटी से प्रभावित होता है। 40%? किससे? हमारी इंटेंशनल एक्टिविटी से, यानी हम जानबूझकर क्या करते हैं, हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, हम कौन सी आदतें डालते हैं, हमारा नजरिया, हमारे रोज के चुनाव, इन सब का असर 40% तक होता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब जेनेटिक्स 50% और परिस्थितियों के असर के बावजूद हमारे हाथ में 40% है। एग्जैक्टली। यही वो 40% है जहां खुशी का हुनर काम करता है। ये हमारा खेलने का मैदान है। दिस इज वेयर वी हैव एजेंसी, जहां हम सक्रिय रूप से बदलाव ला सकते हैं। ये जानना कि हमारे पास ये 40% का दायरा है, ये तो बहुत उम्मीद देता है ना? इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं। हमारे पास अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए काफी गुंजाइश है। तो फिर फाइनल सवाल, कोई इस हुनर को असल में कैसे बनाए? प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? हाउ टू बिल्ड दिस स्किल? देखिए, जैसे कोई भी हुनर सीखते हैं, वैसे ही इसे भी जानबूझकर डेली प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। कुछ प्रिंसिपल्स इसमें गाइड कर सकते हैं। बताइए। पहला, छोटी शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल। बेबी स्टेप्स। हाँ, पियानो सीखते समय आप सीधे बीथोवन बजाना शुरू नहीं करते हैं ना। कोई एक सिंपल अभ्यास चुनें, जैसे रोज सुबह बस 2 मिनट ये सोचना कि मैं किन चीजों के लिए आभारी हूं, या दिन में सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। ओके। पहले एक चीज में थोड़ा सहज हो, फिर दूसरी जोड़ें। ओवरवेल्म नहीं करना है खुद को। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल? दूसरा, लगातार अभ्यास करें। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज की। रोज करना जरूरी है? बहुत जरूरी। हुनर दोहराव से ही मजबूत होते हैं। कभी कभार मेडिटेशन करने से शायद थोड़ी देर शांति मिल जाए, लेकिन रोजाना अभ्यास हमारे सोचने के पैटर्न को, हमारे नर्वस सिस्टम को रीवायर कर सकता है। कभी कभार दयालु होना अच्छा लगता है, पर अभ्यस्त करुणा हमें बदल देती है। रोज थोड़ा थोड़ा, पर लंबे समय तक। बिल्कुल। तीसरा, देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। एडजस्ट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। मतलब? हर अभ्यास हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। हो सकता है कृतज्ञता जताना आपके लिए ज्यादा असरदार हो, किसी और के लिए माइंडफुलनेस। ध्यान दें कि कौन सी प्रैक्टिस आपकी वेलबींग पर वाकई पॉजिटिव असर डाल रही है, और फिर उस पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, अपने लिए जो सही लगे उसे चुनें और उस पर टिके रहें। पर्सनलाइज करें। ठीक है। चौथा, समझें कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती। एक्सपेक्ट नॉन लीनियर प्रोग्रेस। मतलब उतार चढ़ाव आएंगे। बिल्कुल। स्किल सीखना हमेशा स्मूथ नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे लगेंगे, लगेगा कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। कुछ दिन मुश्किल होंगे, लगेगा कि आप वापस वहीं आ गए। हाँ, ऐसा होता है। ये नॉर्मल है। इसे स्वीकार करना जरूरी है, ताकि आप निराश होकर छोड़ न दें। प्रोग्रेस इज रेयरली लीनियर। ठीक है, यानी अच्छे बुरे दिन आएंगे, पर लगे रहना है। और पांचवा प्रिंसिपल? समझें कि थोड़ी असुविधा विकास का हिस्सा है। अंडरस्टैंड दैट डिस्कम्फर्ट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। डिस्कम्फर्ट, असहजता। हाँ, नई आदतें डालना या अपनी पुरानी नेगेटिव सोच को चुनौती देना, या मुश्किल भावनाओं का सामना करना सीखना, ये शुरू में अजीब लग सकता है। अनकंफर्टेबल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये असुविधा इस बात का संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं,
आप ग्रो कर रहे हैं, यू आर स्ट्रेचिंग योर कैपेसिटी। तो उस डिस्कम्फर्ट से घबराना नहीं है। नहीं, उसे ग्रोथ का साइन समझना है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा नजरिया है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं जिसका इंतजार करें, बल्कि एक अंदरूनी हुनर जिसे हम बना सकते हैं, ये सोच ही अपने आप में बहुत लिबरेटिंग है, आजादी देने वाली है ना? इसका मतलब है कि हम अपनी इमोशनल किस्मत के असहाय शिकार नहीं है। वी आर नॉट जस्ट विक्टिम्स ऑफ आवर इमोशनल सर्कमस्टांसेस। हम सिर्फ इसलिए दुखी रहने को मजबूर नहीं है क्योंकि हमारे पास वो परफेक्ट लाइफ सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल, हम किस्मत के मेहरबान होने का इंतजार नहीं कर रहे। हमारे पास एजेंसी है, हमारे पास लेवरेज है, हमारे पास ताकत है। किस चीज की ताकत? जानबूझकर किए गए अभ्यास से, अपनी कोशिशों से, अपनी भलाई को, अपनी खुशी को विकसित करने की, मजबूत करने की और गहरा करने की ताकत। ये खुशी को पाना आसान या गारंटीड तो नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहनत तो है, चुनौतियां भी रहेंगी, पर ये उसे हमारी पहुंच में लाता है, एक्सेसिबल बनाता है। हाँ, ये उसे एक रहस्यमय, जादुई अवस्था के बजाय जिसे हम बस चेज करते रहते हैं, एक ऐसी क्षमता बनाता है जिसे हम खुद बना सकते हैं, रोजाना की प्रैक्टिस से, रोजाना के चुनाव से। खुशी वो नहीं बन जाती जो हमारे साथ होती है, बल्कि वो बन जाती है जिसे हम बनाना सीखते हैं। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है आज के बातचीत का। बिल्कुल, ये एक ऐसी खबर है जिस पर अमल किया जा सकता है, एक्शनेबल है। तो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है। अगर खुशी एक हुनर है जिसे लगातार अभ्यास की जरूरत है, तो क्या इसका मतलब है कि असली संतुष्टि, असली खुशी वो कभी पहुंचने वाली मंजिल है ही नहीं? क्या वो हमेशा चलते रहने वाला, हमेशा विकसित होते रहने वाला एक सफर ही है? इस पर सोचिएगा जरूर। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya!